सबसे पहले कृषि की चर्चा करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बनते हैं देखिएगा। डाओ का संबंध किससे है? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। डाओ, DEO, डाओ का संबंध किससे है? किससे संबंध है डाओ का? डाओ का जो संबंध है वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि कौन सी होती है? जैसे अगर आप अपने दादाजी से पूछोगे ना तो वो बताएंगे कि पहले जो खेती की जाती थी ना वो अपने भरण पोषण के लिए की जाती थी, यानी खुद के जीवन निर्वाह के लिए जब खेती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जीवन निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तो डाओ का संबंध किससे है? डाओ का संबंध जो है वो अगर संबंध पूछे तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से है। प्लस डाओ है क्या? अगर क्वेश्चन पूछा जाए डाओ क्या है, तो जो प्राचीन कृषि होती थी उसमें कृषि का ये औजार होता था। कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि में क्या होता है? तो प्राचीन समय में ये ज्यादा खेती होती थी, अब आदिवासी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत होती है, सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इसमें क्या किया जाता था कि एक स्थान के ऊपर जो है वो पेड़ों को काट कर वहां की जमीन को साफ किया जाता था, वहां पर कुछ समय खेती की जाती थी और जब उस भूमि की जो उपजाऊपन कम हो जाता था तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी, है ना। तो इस प्रकार की कृषि को ही क्या कहते हैं? कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को नागालैंड में किस नाम से जाना जाता है? तो नागालैंड के लोग इसे झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृत्रिम दहन कृषि को जो है क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसको दीपा कश्यप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कश्यप के नाम से जाना जाता है। तो दीपा कश्यप खेती है ये, यानी झूम जो कृषि है जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, कृत्रिम दहन कृषि भी कहते हैं, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसी प्रकार कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को विश्व के विभिन्न देशों में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, इस कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका के अंदर मिल्पा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि कृत्रिम दहन प्रणाली को ही झूम कृषि कहते हैं, तो झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में इसको जो है कोनुको, क्या नाम कहा जाता है? इसको कोनुको के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इसको मैशोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैशोल। एंड इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है और वियतनाम में इसको क्या कहा जाता है? रे के नाम से जाना जाता है। ये विश्व के अलग अलग देश है जहां पर इस कृषि को अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, यहां पर देखिए मध्य प्रदेश में इसको बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेबर या दहिया कृषि कहां की जाती है? मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में इसको पामा डाबी के नाम से जाना जाता है, या फिर ओमान के नाम से जाना जाता है, या फिर बरिंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि पश्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसको वालर कृषि, आपने राजस्थान में क्या कहा पाए ना? वालर या फिर वालरे या वोल्टरे कृषि के नाम से जाना जाता है। जबकि हिमालयन क्षेत्र में इसको जो है वो खिल कृषि के नाम से जाना जाता है, खिल। एंड झारखंड में कुरुआ कृषि के नाम से जाना जाता है और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो विश्व वाला तो पूछा जाए इसकी तो संभावना कम है, बट राजस्थान वाले से पूछने की बहुत अच्छी संभावना है कि राजस्थान में जो है झूम कृषि को या कृत्रिम दहन कृषि को किस नाम से
जाना जाता है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसको जो है वो वालरी कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वालर कृषि के नाम से जाना जाता है। जिस कृषि में सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश की जाती है कहलाती है। एक सीमित क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा कृषि पैदावार प्राप्त करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे गहन कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गहन कृषि के नाम से ना, गहन जीविका निर्वाह कृषि। जिस कृषि में अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है, वाणिज्य कृषि कहलाती है। पंजाब हरियाणा में किस प्रकार की कृषि की जाती है? वाणिज्य कृषि की जाती है। और रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि है? रोपण कृषि भी एक तरीके की वाणिज्य कृषि ही है। कैसी है ये? वाणिज्य कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही फसल बोआ क्या है? एक लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है तो उसे रोपण कृषि जो है कृषि कहते हैं, है ना। रोपण कृषि जैसे चावल की खेती है, एक ही फसल होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में की जाने वाली प्रमुख रोपण कृषि कौन कौन सी है? तो चाय की, कॉफी की, रबर की, गन्ने की और केले की। असम और उत्तरी बंगाल में प्रमुख रोपण कृषि कौन सी है? तो चाय है। और कर्नाटक में प्रमुख रोपण कृषि कौन सी है? कॉफी है। रबी की फसल बोई जाती है। रबी की जो फसल है वह अक्टूबर दिसंबर में बोई जाए है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और रबी की फसल को काटा जाता है अप्रैल से लेकर और जून तक काटा जाता है। प्रमुख रबी की फसल कौन कौन सी है? तो गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। आप चाहे पुलिस का, पटवार का, रीट का, ग्रेड का, किसी का भी एग्जाम देख लो, एक क्वेश्चन ईवीएस रीट लेवल फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता रहा है। और वो कौन सा है? निम्न में से कौन सी फसल रबी की है? निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। जब हम पढ़ते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें बहुत आसान लगते हैं कि यार रबी खरीफ तो मेरे याद है, लेकिन पेपर को मैंने भूल जावा भाई, कंफ्यूजन हो जाए। फसल के लिए कौन सी वर्षा लाभदायक होती है? रबी की फसल के लिए कौन सी जिकी बरसात है वह लाभदायक हुआ? 2 बार लिख दियो फसल। तो रबी की फसल के लिए जिको पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हुआ है, जगन आपा मावठ कहा मावठ, हाँ मावठ हर जगह वर्षा है, जबकि शीतकाल में दिसंबर और जनवरी के महीने जबकि वर्षा हुआ है वह बहुत ज्यादा क्या है? फायदेमंद होती है रबी की फसल के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आता है, प्रमुख खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये क्या है? खरीफ की फसल है। आस, अमन और बोरो क्या है? ये तीनों आस, अमन और बोरो 3 है ये, और ये तीनों असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 प्रमुख फसलें हैं। रबी और खरीफ की फसल के बीच, रबी और खरीफ की फसल, जैसे रबी की और खरीफ की के बीच में एक और फसल बोई जाती है। रबी और खरीफ के मध्य में एक फसल होती है, वो होती है जायद की फसल। और जायद की फसल में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? सब्जियां बोई जाती है। जायद की प्रमुख रूप से कौन कौन सी, जायद में कौन कौन सी फसल की खेती होती है? तो तरबूज, खरबूज, खीरार, सब्जियां, चारे की फसल हो गई, ये सब, ककड़ी, है ना, ये सारी फसलें जो है वो जायद की फसल में आती है। गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? लगभग 1 वर्ष। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न कौन सा है? चावल है। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाला खाद्यान्न फसल है वो क्या है? चावल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। किसका है? चीन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चावल किस प्रकार की फसल है? तो चावल जो है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट देखिएगा, गेहूं की फसल के लिए कितनी वर्षा आवश्यक होती है? 50 से लेकर और 75 सेंटीमीटर वर्षा अगर हो रही है तो ऐसी वर्षा में क्या किया जा सकता है? गेहूं को बोया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देश में गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी। गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं का उत्पादन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में मुख्य मोटे अनाज में कौन से आते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। रागी में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा तत्व, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषण पाया जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देश की प्रमुख तीसरी खाद्यान्न फसल कौन सी है? ज्वार है। कौन सी है? ज्वार। और ज्वार के प्रमुख उत्पादन राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा किस प्रकार की मिट्टी में बोया जाता है? बलुआ मिट्टी और उथली काली मिट्टी के अंदर इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। मक्के की फसल के लिए उचित तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और मक्का किस मिट्टी में अच्छी पैदावार देता है? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है। किस राज्य में मक्का रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है? कौन सा राज्य है जिसमें मक्का को रबी? देखिए, मक्का जनरली तो क्या है? खरीफ की फसल है। मक्का कैसी फसल है? तो आप कहोगे खरीफ की फसल है। तो बिहार में जो है मक्का, बिहार में रबी की फसल के तौर पर बोया जाता है। मक्के के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। शाकाहारी खाने में सबसे अधिक प्रोटीन देने वाली भोजन कौन सा है? दाल। शाकाहारी खाना, अगर जैसे कोई बच्चा, जैसे 18, 19, 20 साल के लड़के जनरली जिम जाते हैं, है ना। अगर आप जिम करते हैं, आपको लगता है कि आपको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है। जनरली प्रोटीन के लिए वो लोग कैसे पाउडर खाते हैं प्रोटीन के लिए, जबकि दाल जो है वो शाकाहारी भोजन में दाल सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला स्रोत है। तो दाल का आप सेवन कर सकते हैं। भारत की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? तुर यानी अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, मटर और चना। कौन सी फसल है जो वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता बनाए रखते हैं? तो विभिन्न प्रकार की जो दाल है, दाल की फसल जो है वो आपकी भूमि को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है। तो जब भूमि में अनुपजाऊपन ज्यादा हो जाता है तो दाल की फसल बो दी जाती है। तो ये क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है, नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता क्षमता बढ़ाती है। बट एक फसल दाल की ऐसी है, अरहर की दाल। अरहर की दाल जो है वो आपकी भूमि में नाइट्रोजन को नहीं बनाती है। गन्ना किस प्रकार की फसल है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है गन्ना। गन्ने की फसल के लिए उचित तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। गन्ने की फसल के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। और भारत में गन्ने के उत्पादन में किस स्थान पर आता है? भारत गन्ने के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है। और विश्व में प्रथम गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गन्ने का। राजस्थान, भारत में मध्य प्रदेश के अंदर जो है सबसे ज्यादा गन्ने का होता है। और सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है महाराष्ट्र। कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है ना, सॉरी मैंने मध्य प्रदेश बोला। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। सॉरी, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करता है, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र 2 नंबर पर आता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 2018 में विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश कौन सा था? तो भारत। चीन के बाद सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन की फसल उगाई जाती है? 12% भाग पर उगाई जाती है। एंड प्रमुख तिलहन फसल कौन कौन सी है? तो मूंगफली है, सरसों है, नारियल तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? ये खरीफ की फसल है। और तिलहन फसल का आधा भाग किस फसल का है? यानी जितना भी भारत में तिलहन उत्पादन होता है उसका 50% भाग किसका है? मूंगफली का है, अकेले का, तिलहन में। नेक्स्ट देखिएगा, मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली सबसे ज्यादा होती है गुजरात के अंदर।
और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली बीकानेर के अंदर एक स्थान है लूणकरणसर, यहां पर होती है। लूणकरणसर की मूंगफली बहुत ज्यादा होती है राजस्थान में। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। नेक्स्ट, कौन सी फसल है जो उत्तरी भारत में तो खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में रबी की फसल कहलाती है? तो तिल जो है उत्तरी भारत में तो क्या है? खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में यह रबी की फसल बन जाता है। चाय के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे क्या हैं? चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में किस किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। भारत में अरेबिका किस्म की जो है वो क्या की जाती है? कॉफी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कॉफी कहां से लाई गई थी? तो भारत में जो कॉफी है वो यमन से लाई गई थी। ये कॉफी, चाय, ये सब भारतीय नहीं है, यानी ये भारतीय पौधे नहीं है, ये सारे जो है वो क्या है? दूसरे देशों से आए हुए पौधे हैं। कॉफी की कृषि की शुरुआत किन पहाड़ियों से की गई थी? बाबा बुदन पहाड़ियों से। और भारत में आम कहाँ के प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के। और भारत में संतरे कहाँ के प्रसिद्ध है? नागपुर और चेरापूंजी के। भारत में केले कहाँ के प्रसिद्ध है जिनकी विश्व में मांग है? केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के। एंड उत्तर प्रदेश और बिहार में के कौन से फल प्रसिद्ध है? लीची। उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची। अनानास किस राज्य का प्रसिद्ध है? मेघालय का। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती के लिए। सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट के लिए विश्व प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और रबड़ किस प्रकार की फसल है? भूमध्य रेखीय फसल है रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रबड़ की फसल के लिए उचित तापमान और वर्षा क्या है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए? तापमान उचित रहता है किसकी फसल के लिए? रबड़ की फसल के लिए। ठीक है, रबड़ उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में गारो पहाड़ियां। भारत की, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित है? ये जरूरी नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए। क्वेश्चन पूछ लिया गारो पहाड़ियां कहां है? मेघालय में है, आपको याद है। मेघालय की गारो पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? कपास, जूट, पटसन और प्राकृतिक रेशम। रेशम कहां से प्राप्त होता है? तो रेशम के कीड़े के कोकुन से। रेशम का कीड़ा किस पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है? मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर। और कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। और कपास की खेती के लिए कितने दिन पाला रहित खुली धूप होनी चाहिए? 210 दिन होने चाहिए जिसमें पाला ना हो और खुली धूप हो। पाला यानी बहुत ज्यादा सर्दी ना हो। कपास कितने महीने में पककर तैयार हो जाता है? 6 से 8 महीने लगते हैं इसको। और प्रमुख कपास उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सुनहरा रेशा कहां जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को, गोल्डन फाइबर। एंड प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, ओडिशा है तथा मेघालय है। किसान पोर्टल वेबसाइट कौन सी है? इस प्रकार के क्वेश्चन रीट में ग्रेड सेकंड में पूछ लिए जाते हैं, है ना, क्योंकि किसानों का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था इन दिनों। पहले किसान के बिल थे, सरकार को वापस लेने पड़े थे, आपको याद ही है। तो एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है यहां पर कि किसानों से जुड़ा हुआ एक वेबसाइट बना हुआ है, पेज बना हुआ है, वो कौन सा है आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा farmers.in, farmers.gov, farmers.com, farmers. इतना लिखे तो आपको याद रखना है farmers.gov.in। किसने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने का कार्य किया? श्री रामचंद्र रेड्डी थे,
और इस तरीके से भूमि बांटने के प्रोग्राम को कहा गया भूदान प्रोग्राम। और भूदान आंदोलन भी चलाया गया था, जिसमें आजादी के बाद जो भूमिहीन किसान थे उनको भूमि जो है वो क्या दी गई थी, दान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है रक्तहीन क्रांति? इसको इसलिए कहा गया कि बड़े बड़े जो साहूकार थे, जो सेठ थे, जो जमींदार थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी। आजादी के बाद क्या हुआ, उनको लगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन है तो सरकार हमसे छीन सकती है, तो उन्होंने एक समाज में अच्छा कार्य करने के लिए और सरकार से कुछ डर के कारण उन्होंने अपनी बहुत सारी जमीन का हिस्सा गरीबों को दान कर दिया, ऐसे लोगों को जिनके पास भूमि नहीं थी। ठीक है, जबकि ये कोई विशेष फायदे वाली क्रांति नहीं थी, इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आता है आपकी स्क्रीन पर। बस इतना ही है। अब चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। दंत मंजन में कौन कौन से खनिज होते हैं? दंत मंजन, जो आप मंजन करते हैं ना सुबह उठकर, पहले मंजन होता था, आजकल तो ये पेस्ट चल गया है। पहले क्या होता था, मंजन करते थे। डाबर लाल मंजन तो आप सबने किया होगा। फिर कोलगेट का भी एक व्हाइट सा मंजन आया था, और एक पहले काला मंजन चलता था। काला मंजन, हम छोटे थे तब, तो उसको जब मंजन करते थे ऐसे काला मंजन, तो पूरा मुंह काला हो जाता था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो मंजन में सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फास्फेट होता है। कौन सा खनिज दांतों को खराब होने से रोकता है? तो फ्लोराइड। दंत मंजन को सफेद बनाने के लिए कौन सा खनिज डाला जाता है? टाइटेनियम ऑक्साइड। जो आपका पेस्ट होता है, दंत मंजन होता है, उसका कलर सफेद करने के लिए ये केमिकल जो है डाला जाता है। रीट लेवल फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ईवीएस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खनिजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। अवसादित चट्टान में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। कुछ शब्द था यहां पर, ये क्या कहलाते हैं? तो ये फ्लेशर निक्षेप कहलाते हैं। रेट होल खनन किसे कहते हैं? रेट यानी चूहा, और चूहा क्या खोदता है? बिल। तो चूहे की तरह बिल खोदकर जो खनन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जावोई और चेरापूंजी नामक 2 स्थान हैं, जावोई और चेरापूंजी। यहां पर कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबित संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे घर में खड्डा खोद लिया जाता है ऐसे चूहे के बिल की तरह। किसने रेट होल खनन को अवैध घोषित कर दिया था और बंद करने की सलाह दी थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहते हैं? लोहा एस आधारित जो खनिज होते हैं उनको। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। इसमें 70% लोहा का भाग होता है। और सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण कौन से लोहे में होते हैं? मैग्नेटाइट में ही होते हैं। हेमेटाइट लोहे में लोहे का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 50 से 60%। और देश के उत्पादन का 97% से ज्यादा लोहा किस राज्य में उत्पादन होता है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। यानी देश के टोटल लोहे का 97% जो भाग है वो मात्र इन 4 राज्यों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड में ही उत्पादन होता है। उड़ीसा झारखंड पेटी में किस प्रकार का लोहा निकाला जाता है? हेमेटाइट लोहा।
उड़ीसा झारखंड पेटी, ये पेटी का अर्थ क्या है? उड़ीसा झारखंड का जो क्षेत्र है उसमें लोहा जो उत्पादन क्षेत्र है उसको ये पेटी का नाम दिया गया है। तो इसमें मयूरभंज एंड केंदुझर ये जिले हैं, कहां के? उड़ीसा के। मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ है। क्या नाम है? बादाम, बादाम कच्चा बादाम वाला नहीं, बादाम पहाड़ खदानों। और झारखंड के सिंहभूम जिले में कुआ और नोआमुंडी, ये दो, देखो उड़ीसा के अंदर तो ये बादाम पहाड़ की खदान और झारखंड के अंदर गुआ और नौमोडी खदान, इनसे जो है वो क्या निकाला जाता है? ये निकाला जाता है लोहा। बेलाडीला पहाड़ी कहां स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेलाडीला, बेलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, याद रखना ये भी। और दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी किन राज्यों में फैली हुई है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। लोहा विशाखापट्टनम से कहां निर्यात किया जाता है? जापान और दक्षिणी अफ्रीका, कोरिया, सॉरी दक्षिणी कोरिया को। एंड वल्लारी चित्रदुर्ग, वल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमलूर एंड तुमकुरुपेटी कहां स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। ये भी क्या है? लोहा उत्पादक पेटियां हैं, यानी क्षेत्र है। किस पार्टी का 100% लोहा निर्यात हो? किस पेटी का? यानी कौन सी लोहा उत्पादक क्षेत्र है जिसका 100% यानी 100% लोहा निर्यात कर दिया जाता है? तो वल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरुपेटी है ये। इसका पूरा का पूरा जितना भी लोहा यहां पर उत्पादन किया जाता है, सारा का सारा क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग कितना मैग्नीज आवश्यक होता है? 10 किलोग्राम। और मैग्नीज का प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई, पेंट जो कलर होता है उसे बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदान देश के कुल तांबा उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करती है? तो 52% मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट खदान जो है देश के टोटल जो तांबा उत्पादन है उसका 52% करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? खेतड़ी। राजस्थान में तो खेतड़ी प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है ही है। बॉक्साइट उत्पादन राज्य देखिएगा। बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा का 1 नंबर है। यह क्वेश्चन याद रख सकते हैं आप, ये पूछा गया है क्वेश्चन। देखिएगा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, 65%। उड़ीसा के कोरापुट जिले में कौन से खदान बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण है? तो पंचपत माली। क्या है खदान का नाम? पंचपत माली नामक खदान है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। किसके लिए? बॉक्साइट के उत्पादन के लिए। कहां है ये? ओडिशा के अंदर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चनों में आते हैं। एंड किसने एल्युमिनियम की खोज के बाद अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम के बने बटन जो है वो लगा लिए थे? यानी एल्युमिनियम की खोज करने के बाद कौन था जिसने अपने कपड़ों के बटन एल्युमिनियम के लगा लिए थे? तो नेपोलियन तृतीय थे। और इनकी एक और, जब इन्होंने एल्युमिनियम का खोज किया था तो ये क्योंकि नेपोलियन थे बड़े, तो इनके घर पर कोई मेहमान आता था ना, तो अगर कोई साधारण मेहमान आता था तो उसको तो सोने चांदी के पात्रों में भोजन करवाया जाता था। जैसे कोई भी यार दोस्त आ गया घर पे तो उसको सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन खिलाया जाता था। और अगर कोई खास आ जाता, खास कौन होता है? कोई जिगरी दोस्त आ जाता, लंगोटिया यार आ जाता, तो उसको, खास मेहमान को एल्युमिनियम के बर्तन में क्या दिया जाता था? भोजन परोसा जाता था, क्योंकि एल्युमिनियम की नई नई खोज हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण था यहां पर, है ना। अभ्रक किस रंग का पाया जाता है? पारदर्शी, काला, हरा, लाल, पीला और भूरा। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रिम उत्पादक है। राजस्थान में कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन करता है? अजमेर।
चूना पत्थर किन चट्टानों में पाया जाता है? कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टानों में। सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल है चूना पत्थर। धातु शोधन में किस श्रेणी के कोयले का प्रयोग किया जाता है? बिटुमिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। गोंडवाना कोयले की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है दामोदर घाटी, छारिया, रानीगंज और बोकारो। टर्शियरी कोयला क्षेत्र किन राज्यों में पाया जाता है? टर्शियरी नामक जो क्षेत्र है कोयला उत्पादन, वो है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में। कोयला किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये स्थूल पदार्थ है। कैसा है ये? स्थूल पदार्थ है, यानी इसको जल्दी से जल्दी यूज करना बहुत जरूरी है, वरना ये राख में परिवर्तित हो जाता है, इसका वेट कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भारत में कोयले के बाद दूसरा ऊर्जा का प्रमुख संसाधन कौन सा है? तो पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम सरधर और असरधर चट्टानों के बीच भ्रंश स्ट्रेप में पाया जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। असम के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो डिगबोई एंड नरहरटिकिया एंड मोरेन उंगरीजन एंड हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HBJ, प्रफॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? गेल इंडिया, जो गेल कंपनी है ना, गेल कंपनी, गेल इंडिया के द्वारा इसको जो है बनाया गया था, जो कि 1700 किलोमीटर लंबी है। और यह पाइपलाइन किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है? मुंबई हाई और बसिन को, यानी पूर्व पश्चिम से ये उत्तर को जोड़ती है। प्रमुख विद्युत उत्पन्न करने वाली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी है, कॉरपोरेशन एंड कोपिला हाइडल परियोजना। ये प्रमुख विद्युत उत्पादक क्या है? योजनाएं हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं? सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा है। राजस्थान में यूरेनियम और थोरियम कहाँ पाया जाता है? अरावली पर्वतमाला में। किस प्रौद्योगिकी से सूर्य की ऊर्जा से विद्युत बनाई जाती है? तो फोटोवोल्टाइक होना चाहिए था, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से, है ना। इससे क्या बनता है? सूर्य की किरणों से विद्युत बनाया जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 4 और 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 2 चैप्टर और बचे हैं।